रद्द होगी या फिर नहीं, ये इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। थोड़ी देर में हाई कोर्ट जयपुर पीठ में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में सरकार जवाब दाखिल करेगी। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में यह केस है। हाई कोर्ट आज बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन हाई कोर्ट बड़ा फैसला तब लेगा जब सरकार की तरफ से एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में क्या स्टैंड होता है, उस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए अरबाज, सबकी नजरें इसी पर टिकी हुई हैं, लेकिन ये तब फैसला हो पाएगा हाई कोर्ट का जब सरकार का क्या जवाब दाखिल होता है इस मुद्दे पर। क्या बहस शुरू हो चुकी है? देखिए, बहस शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बचा है। सभी जो पक्ष हैं वो अंदर पहुंच चुके हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के लिए बहुत एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह का ये लंबा 8 महीने का मामला रहा है, अब जो अदालत के अंदर सरकार की ओर से इसमें जो महाधिवक्ता हैं वो खुद पेश हो सकते हैं, क्योंकि अतिरिक्त महाधिवक्ता पहले विज्ञान शाह पेश हुए थे। अब जो महाधिवक्ता हैं वो अपना पक्ष रख सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल दोनों पक्षों के वकील अंदर पहुँच चुके हैं। कुछ जो एसआई भर्ती के कैंडिडेट रहे हैं वो भी अंदर पहुंचे हैं, और जो विरोध लंबे अरसे से कर रहे हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। सुनवाई शुरू होने वाली है। सरकार का पक्ष जो है यहां पर रखना अब शुरू होगा। किस तरह से सरकार की ओर से जो वकील हैं वो अपनी बात रखते हैं और क्या तथ्य रखते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि जो समिति गठित की गई है राज्य सरकार की ओर से, उसके इनपुट के बाद में अब जो है अंदर रिपोर्ट पेश होना बाकी है, क्योंकि सारा जितना भी घटनाक्रम है कहीं ना कहीं एसओजी की जो बुनियादी रिपोर्ट है उसके ऊपर एक तरह से देखा जाए तो उस रिपोर्ट के आधार पर कहीं ना कहीं जो है लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की कमेटी जांच कर रही है, बाकी लोग वो कर रहे हैं, क्योंकि एसओजी की रिपोर्ट को आधार मान करके अब सरकार की ओर से क्या पक्ष रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में मामला अभी प्रक्रियाधीन होने की वजह से, जांच पेंडिंग होने की वजह से कुछ चीज़ों में लंबा खिंचाव आ सकता है। तो फिलहाल अदालत में जो महाधिवक्ता हैं वो अपना पक्ष रखना शुरू करेंगे, और एसओजी की तरफ से हो सकता है कि मामलों में जो लोग अभी फरार हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारियां बाकी है, या जिन तकनीकी मामलों के अंदर अभी प्रक्रिया को और आगे जांचा जाना बाकी है, उन चीज़ों को रखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल भर्ती रद्द नहीं करने और मामले को लेकर के अभी जो जांच है वो जारी रखने को लेकर के कहीं ना कहीं सहमति बन सकती है। ये पक्ष सरकार की ओर से रखा जा सकता है, लेकिन जैसे ही सुनवाई होगी उसके बाद में देखा जाएगा, क्योंकि अदालत में पिछली सुनवाई में भी और उससे पिछली 3 सुनवाई में लगातार जो हैं जज यहाँ पर समय दे चुके हैं। आज कहीं ना कहीं कुछ ठोस चीज़ सरकार की ओर से रखी जाने अदालत में ज़रूरी है। ऐसे में एसओजी की जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को आज पेश किया जाएगा, ऐसा हमें इनपुट मिल रहा है। जी, लेकिन अरबाज, अभी इसके पहले जब 26 मई को कोर्ट में सरकार को जवाब दाखिल करना था, इसके पहले सब कमेटी बनाई गई थी जिसमें चर्चा हुई थी, रिपोर्ट बाकायदा हर बिंदु पर तैयार की गई थी। उस रिपोर्ट को ही सीएम नहीं पढ़ पाए थे क्योंकि नीति आयोग की बैठक में व्यस्त थे। तो रिपोर्ट किस आधार पर बनाई गई थी कि भर्ती रद्द होगी या नहीं, या प्रोसेस और आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, बुनियादी रिपोर्ट है एसओजी ने जो इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वेस्टिगेशन की है वो उसी रिपोर्ट के आधार पर जो इसके लिए सब कमेटी गठित की गई है मंत्रियों की, वो जांच कर रही है। इसी के आधार पर रिपोर्ट बना करके आगे मुख्यमंत्री को भेजी जा रही है और वहां से राज्य सरकार की ओर से अदालत तक वो चीज़ पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जो बेसिक कंटेंट है वो एसओजी की रिपोर्ट से क्रिएट हो रहा, वो अगर अभी प्रक्रियाधीन है या उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी कोई ठोस चीज़ नहीं है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टैंड लेने में दिक्कत आएगी राज्य सरकार को भी, और अदालत भी ऐसी तरह से इमेच्योर रिपोर्ट के ऊपर अभी कोई जजमेंट नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो है रिपोर्ट की स्थिति कहीं ना कहीं पेश की जाएगी। पूरे घटनाक्रम के अंदर जो 49 गिरफ्तारियां हुई हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, और उनकी जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करने की बात और जो थ्योरी है एसओजी की वो कितनी मेल खाती है, इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक बंगाल का मामला था जिसके अंदर अगर देखा जाए तो ये कहा गया था पहले कि भर्ती के अंदर इस तरह के टेक्निकल इश्यूज अगर होते हैं या इस तरह के मसले अगर होते हैं तो जहां पर शक हो जाए वहां पर चीज़ को लेकर के फिर वहां पर जो दोषी और निर्दोष की बात नहीं देखी जाएगी, कौन जायज़ है या फिर कौन एक तरह से इस पूरे घटनाक्रम के अंदर गलत तरीके से अंदर है। वहीं पर एक दूसरे मामले के अंदर नीट का मामला जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी
भी पेपर को लीक माने जाने के 4 अलग अलग पैमाने तय किए गए थे। ऐसे में दोनों बिंदु महत्वपूर्ण हैं, दोनों पक्षों की ओर से बात रखी जाएगी। याचिकाकर्ता के वकील से भी हमने बात की, वो पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर सरकार इस मूड में नहीं है कि वो उस भर्ती को फिलहाल रद्द नहीं करवाए और अपनी तरफ से पक्ष रखे कि हम भर्ती रद्द नहीं रखेंगे, तो वो उसको चैलेंज करेंगे। वहीं पर जो अभ्यर्थियों के वकील हैं, जो 849 चयनित लोगों की तरफ से आए हैं, उन्होंने यहाँ पर बातचीत करते हुए बताया, तनवीर अहमद एडवोकेट हैं, वो बोले कि यहाँ पर बड़ी बात यह है कि केवल 49 लोगों को उन्होंने गिल्टी पाया, 800 लोग निर्दोष हैं। ऐसे में उनको कैसे सजा दी जा सकती है। दूसरी चीज़ ये कि पेपर लीक में जो रिटर्न का पेपर था, वहाँ तक ठीक है कि जो गड़बड़ी के आरोप हो, लेकिन वही कैंडिडेट अगर इंटरव्यू और फिजिकल भी क्लियर करके आ रहे हैं, तो फिर वहाँ पर दूसरी चीज़ों को आप कैसे चैलेंज करेंगे। तो तमाम चीज़ों का अपना अपना एक अलग देखा जाए तो नज़रिया है, सब अपनी बातें रखेंगे, दलीलें रखेंगे, अदालत किस दलील को यहाँ पर तवज्जो देती है और उसके आधार पर अपनी जो बात है, अपना फैसला है वो रखती है। ये देखना कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी सरकार की तरफ से एएजी आ गए हैं, पहुंच गए हैं कोर्ट या अभी नहीं? देखिए, एएजी तो आ ही रहे हैं, लेकिन साथ में आज बताया जा रहा है कि महाधिवक्ता खुद भी इसमें आ सकते हैं, क्योंकि पिछली सुनवाई में भी जो है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर देखा जाए तो एएजी ही पेश होने थे, लेकिन साथ में आखिर में आकर के खुद महाधिवक्ता भी आए थे और वो यहाँ पर पेश होकर के अपनी बात थोड़ा और मजबूती से रख सकेंगे। ऐसे में सरकार की स्थिति यह है कि मंत्रिमंडलीय समिति की ओर से जो रिकमेंडेशंस मुख्यमंत्री को भेजी गई हैं, वो और कहीं ना कहीं एसओजी की जो रिपोर्ट्स हैं वो बहुत मायने रखती हैं। ऐसे में अगर एसओजी की ओर से ये इनपुट आगे बढ़ता है कि मामले में अभी रद्द करना जल्दबाजी होगा और जांच प्रक्रियाधीन है, तो इन पॉइंट्स को अगर आज अदालत में डिस्कस किया जाता है तो ऐसा माना जा सकता है कि अभी भर्ती रद्द नहीं होने की स्थिति बन सकती है और मामले में जांच जारी रहने की बात हो सकती है, लेकिन जब तक पूरा आउटकम तो इसी पर एसआई भर्ती सुनवाई से पहले ही घमासान शुरू हो गया है। चयनित सब इंस्पेक्टर्स के वकील और याचिकाकर्ता के वकील ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। पुलिस का एसओजी का जो केस सेटअप किया हुआ है वो ये है कि सर्टेन माफिया लीक द पेपर प्रोवाइडेड टू सर्टेन कैंडिडेट्स, दिस इज वन एस्पेक्ट. सर्टेन डमी कैंडिडेट्स appeared for certain persons, this is another aspect. One allegation is that one member of the RPSC, one or two members of the RPSC also provided paper to their son or daughter, etc. These are three kind of allegations. So these are isolated individual allegations. व्यक्तिगत आरोपण है, ये मास लीकेज का कुछ इशू नहीं है कि जिससे पेपर का पता ही नहीं चल पाया हो कि कहाँ कहाँ पहुँचा है, किस किस ने उसका लाभ उठाया है. और वास्तव में जो कल्प्रिट्स है जिन्होंने सिलेक्शन को एक तरह से खरीदने का प्रयास किया, पेपर लीक करके माफिया के साथ गठजोड़ करके, उन लोगों को एसओजी ने पकड़ लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है. दे आर बिहाइंड द बार्स. Certain persons have been terminated from, removed from service, their appointment has been cancelled. So all these aspects are there. तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट केवल एक पेपर पर आधारित नहीं है. मामला 9 नंबर भी सूचीबद्ध है, लेकिन इसकी सुनवाई जो संभावना है उसकी 2 बजे सुनवाई होगी और हमें आज उम्मीद है कि सरकार न्यायालय में जवाब पेश करने जा रही है. जो भी जवाब होगा उस पर बहस होगी और हमारी तरफ से भी उस पर बहस करी जाएगी. बहुत सारे जो अड़चने हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो जिनके खिलाफ अभी तक कोई आरोप नहीं है वह दूसरी सेवाएं छोड़ के आए हुए हैं, तो उनका सॉल्यूशन सरकार क्या करती है. और अगर सरकार यह निर्णय लेती है कि भर्ती रद्द नहीं करते हैं तो हम हमारी बहस करेंगे. मुझे पूर्ण उम्मीद है न्यायालय इस भर्ती को रद्द करेगा. और चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं. ट्रांसपोर्ट नगर थाने के सामने आत्मदाह के प्रयास का ये पूरा मामला है. कल कारोबारी राजेश शर्मा ने थाने के सामने खुद को आग लगा दी थी. झुलसी हालत में राजेश को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. राजेश शर्मा ने आज इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया. राजेश ने ब्याज पर रकम नहीं रखी थी. कैलाश माहेश्वरी पर परेशान करने का आरोप लगाया गया था. राजेश के बयान के आधार पर ही ट्रांसपोर्ट नगर थाने में ये केस दर्ज हुआ है. लेकिन जब उसने पुलिस से भी गुहार लगाई तो पुलिस की तरफ से भी मदद नहीं मिल पाई, जिससे परेशान होकर राजेश ने पुलिस थाने के सामने ही खुद के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर और आग के हवाले कर दिया था. गंभीर अवस्था थी उसकी, इलाज चल रहा था, लेकिन इलाज के दरमियान दम तोड़ दिया. ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु खबर पर जुड़ चुके हैं. विष्णु, आखिरकार पीड़ित की मृत्यु हो गई?
और अब कौन जिम्मेदार? पुलिस पूरे मामले में जो है वो मुकदमा का दर्ज करके जांच करी, चूंकि राजेश शर्मा जो कि सिटी कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में रहते थे और उन्होंने कैलाश माहेश्वरी नाम के एक प्रॉपर्टी कारोबारी पर आरोप लगाया था कि करीब 1.5 करोड़ रुपए कैलाश माहेश्वरी से ने राजेश जो शर्मा ने उधार लिए थे, लेकिन 2 महीने से वो ब्याज दे नहीं पा रहा था, जिसके बाद कैलाश माहेश्वरी 28 जून को राजेश शर्मा के घर पहुंचा और पत्नी और बच्चों के सामने उसे जान से मारने की धमकियां दी, लगातार कई तरह के थ्रेट दिए और इससे अवसाद न करके राजेश शर्मा ट्रांसपोर्ट नगर थाने कल पहुंचा सुबह 8 बजे और उसके बाद उन्होंने खुद पे पेट्रोल छिड़क करके आग लगा ली और झुलसी हुई हालत में पुलिसकर्मियों ने राजेश शर्मा को हॉस्पिटल पहुंचाया। एसएमएस करीब 55% बर्न वो हो चुके थे, ऐसे में आज दम तोड़ दिया, लेकिन मौत से पहले डीसीपी ईस्ट तेजस्वी गौतम अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और इसके अलावा एक जो मजिस्ट्रेट होते हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, उनके सामने बयान हुए। तो पर्चा बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है खुदकुशी के लिए उकसाने का और अब कैलाश माहेश्वरी और अन्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने की खबर पे। खबर की करते हैं, मां की हत्या के बाद बेटे ने भी आत्महत्या कर ली है। मुआना थाना इलाके में हत्याकांड से सनसनी मच गई। पहले फ्लैट में मां को मारा, फिर ट्रेन से बेटा खुद कट गया। अभिजीत के रूप में मृतक बेटे की शिनाख्त हुई है। मृतक के पास से फ्लैट की चाबी मिली और उससे जाकर पूरा राज खुला। फ्लैट के अंदर खून से लथपथ वृद्धा की लाश मिली। हत्या और आत्महत्या कांड की जांच में अब पुलिस जुट गई है। पहले इसी बेटे ने मां को मार दिया और उसके बाद से रेलवे ट्रैक पे जाकर खुद उसने सुसाइड कर लिया। अब उसने ऐसा क्यों किया, इसी की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है कि आखिर पहले उसने अपनी मां का मर्डर क्यों किया और फिर उसने सुसाइड क्यों किया। तो हत्या और आत्महत्या, ये पूरे कांड की जांच पुलिस इसमें जुट गई है और उस शख्स की पहचान भी पुलिस ने कर ली है, क्योंकि उसके शव के उस चाबी मिली है फ्लैट की, जिससे पहचान उसकी हो पाई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विष्णु, मर्डर और सुसाइड दोनों एंगल से जांच कर रही है पुलिस, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, क्या पता चल पाया है? देखिए, अभी तक पता कुछ नहीं चला, लेकिन आपको बताऊं कि जवाहर सर्किल थाना इलाके में रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला था और शव की पहचान अभिजीत के रूप में हुई। साथ साथ अभिजीत के कमरे की जो पैंट की जेब थी उसमें एक चाबी मिली जो कि उनके फ्लैट की थी और पुलिस जेब में मिले अन्य डॉक्यूमेंट के आधार पर अभिजीत की पहचान करके उसके फ्लैट पर पहुंची और ये फ्लैट मुआना थाना इलाके में था। वहां फ्लैट के मालिक को भी बुलाया गया, जहां पर उसके जरिए किराए पर ये फ्लैट दिया गया था अभिजीत को। तो फ्लैट मालिक ने जब दरवाजा खोला चाबी की मदद से, तो फ्लैट के अंदर खून बिखरा हुआ था। अंदर जब कमरे में जाकर के देखा तो एक वृद्ध महिला खून से लथपथ वहां पर पड़ी थी, उनकी लाश वहां पड़ी थी और उसकी पहचान अभिजीत की मां पुष्पांजलि के रूप में हुई। तो ऐसे में पुलिस का ये मानना है कि कहीं ना कहीं किसी वजह से तंग आकर के पहले अभिजीत ने अपनी मां का मर्डर किया और उसके बाद वो जवाहर सर्किल थाना इलाके में पहुंचा और वहां ट्रेन के सामने कूद कर खुदकुशी कर ली। ऐसा प्रारंभिक तौर पर पुलिस इस कड़ी को देख रही, जिससे कि आरामात पुलिस को मिले। अब साथ में पुलिस अभिजीत और पुष्पांजलि के जो रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है ताकि जो हकीकत है वो सामने आ पाए कि क्या कोई माँ बेटे के बीच में विवाद था या फिर इस मौत की वजह कुछ और है। तो फिलहाल मुआना थाना पुलिस और जवाहर सर्किल थाना पुलिस दोनों ही इस पूरे मामले की जांच करी, चूंकि मर्डर का जो मामला था वो मुआना थाने में था। ऐसे में वहां मुकदमा दर्ज होगा, पुलिस उस पूरे मामले की जांच करेगी। तो फिलहाल मां और बेटे के शव को मुर्दाघर में रखवाया गया है, मेडिकल बोर्ड से उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तो राजधानी जयपुर में बहुत बड़ी घटना सामने आई, जिससे मां और बेटे का शव मिला और प्रारंभिक तौर पर मर्डर और खुदकुशी से इस घटना को पुलिस जोड़कर देख रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और चलिए बात अब जोधपुर से बड़ी खबर की भी। बिना अनुमति यहां पर निर्माण कार्य करवाए जा रहे थे, जिसको ध्वस्त किया गया है। नगर निगम की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और दिव्य नगर में टीम ने 6 दुकानों को ध्वस्त कर दिया। नगर निगम ने पुलिस जाब्ते के साथ इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए बिना अनुमति के यहाँ पर जो निर्माण कराए गए थे दुकानें, उन सब के ऊपर बुलडोजर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है।
और अब बात जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ की, क्योंकि उपखंड क्षेत्र में एक बार फिर से पुराने और जर्जर स्कूल भवन की समस्या सामने आई है। बिरासना गांव की मालियों की ठाड़ी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की छत का प्लास्टर अचानक भरभराकर गिर गया। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस छत की जहां से प्लास्टर गिरा है। सौभाग्य से उस समय स्कूल बंद था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रधानाध्यापक ने घटना की सूचना शिक्षा विभाग को दी और भवन की मरम्मत की मांग की गई। ग्रामीणों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और त्वरित कार्रवाई की मांग की। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मुद्दों पर विभाग कब तक आंखें मूंदे बैठा रहेगा। अजमेर जयपुर रोड स्थित कोरोना काल के समय से बंद पड़े जीडी बड़ाया हॉस्पिटल में अज्ञात बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने पहले अस्पताल के अंदर शराब पार्टी और खाना पीना किया, उसके बाद जमकर तोड़फोड़ मचाई। बदमाशों ने बिल्डिंग में नल, वायरिंग सहित कुछ सामान भी चुरा लिए। इस घटना में अस्पताल को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत ये रही कि कई महंगी मशीनें और संसाधन जहां सुरक्षित रहे, तो वहीं कुछ उपकरणों को क्षतिग्रस्त किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि करोड़ों रुपए के संसाधन होने के बावजूद अस्पताल में कोई सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं था, जिससे बदमाशों ने अस्पताल में वारदात को अंजाम दे दिया। ये जब अजमेर से अपन किशनगढ़ जाते हैं तो लेफ्ट साइड के अंदर है जीडी बड़ाया हॉस्पिटल, जो कोरोना काल के बाद से बंद पड़ा है। और वैसे उसके अंदर मशीनरी वगैरह एज इट इज़ यथास्थिति में है, मगर अभी किसी चौकीदार या किसी तरह का कोई हॉस्पिटल चालू हालत में नहीं है, बंद ही पड़ा था। जो इसके FIR दी है, उन्होंने बताया कि करीब 6-7 दिन पहले से हम नहीं गए थे वहाँ, और ये किस तारीख की घटना ये मालूम नहीं है, मगर इसके अंदर कुछ अज्ञात लोग घुस के छोटी मोटी पार्टी हरकतें वगैरह की। अंदर जो सीलिंग वगैरह सत और टूटे नलिया वगैरह काफ़ी तोड़ बाकी है। खबर सिरोही के पिंडवाड़ा से है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपी पिता ने बेटी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पिता ने 8 साल की बेटी के साथ दिन दहाड़े रेप किया। यही नहीं, देवरानी के रोकने के बाद भी वो दुष्कर्म करता रहा। उधर घटना के बाद मां ने आरोपी पति के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी पिता के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भरतपुर से आपको खबर देते हैं मॉनसून की, क्योंकि मॉनसून के दरमियान यहां पहली ही बारिश में कई कॉलोनियां पानी से लबालब हो गई हैं। जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिससे बच्चों को स्कूल भेजना और जरूरी काम करने के लिए लोगों को पानी से होकर निकलना पड़ रहा है। न्यू पुष्प वाटिका कॉलोनी में लोगों के घरों पर 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। ग्राउंड जीरो पर जाकर न्यूज 18 राजस्थान ने हालातों का जायजा लिया है। फिर सवाल खड़े कर रही है उस सिस्टम पर जिनकी जिम्मेदारी है लोगों को सुविधाएं देना, लेकिन मानसून की पहली ही बारिश में हाल ये है कि घुटनों तक पानी में लोगों को निकलना पड़ रहा है। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए इस पानी से होकर निकलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सिस्टम की लाचारी और अधिकारियों की अनदेखी के चलते ये जो पूरी कॉलोनी है वो जल भराव से ग्रस्त हो गई है। पहली बारिश में इस तरह से पानी भरा कि मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं लोग। ये पीछे मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ करीब 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। लोग पूजा करने के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो तस्वीर है इस कॉलोनी की है, और यही नहीं, कई कॉलोनियां यहाँ आसपास में हैं जो कि पूरी तरह जलमग्न हैं। आसपास के जो लोग रहने वाले हैं वो कई बार अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं जिन पर जिम्मेदारी है लोगों को सुविधाएं देने की, इस पानी की जलभराव से निजात दिलाने की, उनको अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी। और चलिए जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल के आवास पहुंचे हैं टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष। मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष की अहम मुलाकात ये बताई जा रही है। दोनों नेताओं के बीच में शिष्टाचार मुलाकात ये बताई जा रही है। दिग्गज नेताओं की मुलाकात से सियासी हलचल बढ़ गई है, क्योंकि आपने इन दिनों बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, चाहे वो जोगाराम पटेल हो, चाहे आप बड़े संजय शर्मा को भी आपने सुना, वन मंत्री, उन्होंने भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तो पीठ पीछे तो बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन सामने मजबूरी है, क्या करें, उनको बोलना ही पड़ेगा।
और इन सब के बीच में जब ये सब बयानबाजी पिछले दिनों हुई है, उन सब के बीच में मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की, और ये शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है, इससे सियासी हलचल जरूर बढ़ गई है।